नमस्कार दोस्तों। किसान आंदोलन के आज 100 दिन हो गए और 100 दिन के इस आंदोलन के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस आंदोलन का अंजाम क्या होगा। जिस आंदोलन की शुरुआत दिल्ली की सीमाओं पर किसानों की मोर्चेबंदी से हुई थी, उस मोर्चेबंदी के बाद सरकार से 12 दौर की बातचीत हुई और उसके बाद सरकार से संवादहीनता के करीब करीब 1.5 महीने हो गए। किसान नेता अब दिल्ली की सीमाओं से अलग अलग राज्यों की पंचायतों का रुख कर चुके हैं। सरकार ने मौन साध रखा है। ऐसा संदेश है कि हम टस से मस नहीं होंगे और ऐसा ही किसान कह रहे हैं कि हम यहां से हिलेंगे नहीं, चाहे जितने दिन बैठना पड़े, महीने साल जितने दिन बैठना पड़े बैठेंगे। आज सुबह मैं टिकरी बॉर्डर पर था, कल सिंघू बॉर्डर पर था और अभी मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूं। हर बॉर्डर की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, कई किसानों ने जो कुछ कहा वो भी आपको सुनाया। किसान भी हिलने को तैयार नहीं है, सरकार भी मानने को तैयार नहीं है, तो फिर रास्ता क्या है? 100 दिन बाद इन्हीं सवालों के साथ एक बार फिर, और हमारे साथ मेरे विशेष आग्रह पर अभय दुबे यहाँ साथ में है, गाजीपुर बॉर्डर पर राजनीतिक विश्लेषक, खुलकर बहुत बातें रखते हैं और जब अपनी बात रखते हैं तो एक समझदारी होती है। ऐसे आंदोलनों के इतिहास और इसकी परिणति क्या होगी, इस पर भी बात करूंगा। और साथ में हमारे साथ है अरुण पांडे, जो जिन्हें आप अक्सर मेरे वीडियो में देखते होंगे, जो कहीं कहीं जब किसानों के बीच मैं होता हूं तो पांडे जी भी हमारे साथ होते हैं। तो शुरुआत अभय जी से। सवाल वही जो शुरू में मैंने किया कि चूंकि 100 दिन है, आगे का कुछ पता नहीं, हालांकि ये सवाल हर बार पूछा जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ से क्या दिखता है आंदोलन का अंजाम, परिणति? देखिए, मुझे तो बिल्कुल साफ तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस सरकार ये मैच हार चुकी है। सरकार पूरी तरीके से बैकफुट पर है। अभी 100 दिन के मौके पर तमाम बड़े बड़े चैनल इस प्रोग्राम के ऊपर अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें भाजपा के प्रवक्ताओं को आप सुन लीजिए। भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन एक ऐसे कानून के खिलाफ हो रहा है जो कानून ऑपरेटिव नहीं है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, इसलिए ये आंदोलन उचित नहीं है। क्या इससे नहीं लगता कि सरकार ने मान लिया है कि उसने जो 3 कानून बनाए थे, उन 3 कानूनों पर अमल करना उसके बस की बात नहीं रह गई है और उसका कारण सिर्फ ये आंदोलन है। ऐसा पहले कभी 6 साल में हुआ है? ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक ऐसी सरकार जो बहुत मजबूत है, इसकी आत्म छवि बहुत विशाल है, जिसकी आत्म छवि 56 इंच के सीने के रूपक और मुहावरे से जानी जाती है, वो उसने 3 कानून बनाए। बस अंतर केवल ये है कि सरकार ने अभी अपनी हार अपने मुंह से नहीं मानी है और किसान आंदोलन, उसका नेतृत्व इस बात को समझ गया है कि सरकार बैकफुट पर है, इसलिए वो सरकार द्वारा फेंके गए किसी भी दाने को चुगने के लिए तैयार नहीं है कि हम इसे 1.5 साल के लिए स्थगित कर देंगे या 2 साल के लिए स्थगित कर देंगे। उसका मानना है कि जब इन कानूनों के अंदर इतनी खामियां हैं कि सारे संशोधन कर दिए जाएं तो कानून पूरी तरीके से बदल जाएंगे, तो क्यों ना इन कानूनों को वापस ले लिया जाए और नए सिरे से विचार विमर्श किया जाए और जिन लक्ष्यों से आप इन कानूनों से जिन लक्ष्यों को वेधना चाहते हैं, उन लक्ष्यों को वेधने के लिए नए सिरे से सुचिंतित रूप से कानून बनाए जाएं, जिसमें किसान संगठनों की भागीदारी हो, जिसमें अन्य विशेषज्ञों की भागीदारी हो, ऐसे लोगों की भी भागीदारी हो जो दरअसल कारपोरेट पूंजी के समर्थक नहीं है। लेकिन सवाल फिर से वही है कि अगर ये मान लें कि आंदोलन ने 100 दिन में इतिहास बनाया, इसमें कोई शक नहीं कि जहां बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां इस देश की, जो 135 साल पुरानी पार्टी है वो भी हाशिए पर है, वहां 40 किसान संगठनों ने, जिसमें सारे नेता लगभग गुमनाम थे, कुछ 2-4 को कुछ बुद्धिजीवी जानते होंगे, टिकैत को और पंजाब के 2-4 को, लेकिन सारे गुमनाम किसान नेताओं ने एक ऐसा आंदोलन खड़ा किया कि मोदी सरकार न सिर्फ बैकफुट पर गई बल्कि 11-12 बार न चाहते हुए मीटिंग की, जिनके एग्जिस्टेंस को नहीं मान रही थी सरकार। उसके बाद आज यहाँ चुप्पी सन्नाटा। सवाल फिर वहीं आता है अभय जी कि सरकार से बातचीत के 1.5 महीने हो गए। 22 जनवरी को आखिरी बातचीत हुई थी। किसान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीच का कोई रास्ता दोनों तरफ से नहीं है। जो उनकी तरफ से बीच का रास्ता है, किसान नहीं मानेंगे। वही 1.5 साल का होल्ड करने की बात आप जो कर रहे हैं। देखिए, एक मिनट, जो सरकार ने जो बीच का रास्ता सुझाया है, उसी में सरकार की पराजय की स्वीकारोक्ति है। आप जो सबसे महत्वपूर्ण किसान नेताओं में से एक हैं, बलबीर सिंह राजोवाल, अगर मैं नाम सही ले रहा हूँ, सही ले रहा हूँ। हाँ, तो उनकी पंजाब में जो उनकी महापंचायत हुई थी, उस महापंचायत में उन्होंने एक 45 मिनट लंबा भाषण दिया। वो भाषण दरअसल इस किसान आंदोलन की पूरी पृष्ठभूमि का एक चश्मदीद बयान था।
वो बताता है कि 2017 के अक्टूबर में भारत सरकार ने नीति आयोग में NITI कमीशन में एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में उन्होंने राजस्थान के किसान नेता को बुलाया, एक हरियाणा के किसान नेता को बुलाया और राजोवाल साहब भी उस मीटिंग में शामिल हुए। उस मीटिंग में बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां जो थी, निजी पूंजी की उसकी CEO लोग भी शामिल थे और सरकारी मंत्री और सरकारी अफसर भी शामिल थे। उसमें सरकारी प्रवक्ता ने खड़े होकर ये कहा कि भाई हमें खेती संकट की शिकार है, इस खेती में हमें नई पूंजी चाहिए। उन्हीं का राजोवाल साहब ने जो वक्तव्य दिया है मैं उसका बयान कर रहा हूँ, पूंजी चाहिए। फौरन ही एक CEO उठा और उसने कहा कि हम पूंजी लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ शर्तें हैं। उसमें पहली शर्त यह है कि सरकार जो है 5-7 हजार एकड़ के हमें क्लस्टर बना के दे और 50 साल का ठेका दे। किसानों को उसमें कोई हस्तक्षेप करने का हक नहीं होना चाहिए। 50 साल तक हम उस 5-7 हजार एकड़ के क्लस्टर के ऊपर जो है वो खेती करेंगे और किसान जिनकी जमीन से वो क्लस्टर बनेगा वो उस जमीन के ऊपर मजदूरी करेंगे। एक एक करके CEO उठते रहे और यही बात कहते रहे और जब मीटिंग खत्म होने के आधा घंटा रह गया तब किसानों के प्रतिनिधियों ने खड़े होकर कहा कि भाई हमारी बात भी सुन लो। उनसे कहा कि आप बैठिए आपकी बात भी सुनेंगे। तब वो गुस्से में वहां से जाने लगे। उसके बाद मीटिंग 2 घंटे और चली और उसके बाद बलबीर सिंह राजोवाल को ही बोलने का मौका मिला तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, इस इलाके का किसान भले ही अपनी जमीन बेच दे लेकिन तब भी अपने आप को जमींदार का लड़का कहता है। जब उसकी शादी होती है तब उसमें वही पूछा जाता है कि कितने किल्ला जमीन है आपके पास, जमीन हो या ना हो। तो सबके लिए जमीन होना सामाजिक गर्व का विषय है और पंजाब के जाट और हरियाणा के जाट, इन दोनों का सभ्याचार बिल्कुल एक है। इसलिए आप किसी भी तरीके से इन कानूनों को लागू करेंगे, कानूनों को लाएंगे, उनको लागू करेंगे और किसानों की अगर जमीन जाएगी तो आप पंजाब और हरियाणा के किसानों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये कह के वो वहां से चले आए। उसके बाद उन्होंने, सरकार ने भी चुपचाप अपना काम करना जारी रखा। राजोवाल और उन जैसे नेताओं ने भी अपना काम करना जारी रखा। बहुत सारे दस्तावेज बनाए गए। फिर अगले साल उन्होंने विपक्ष के नेताओं की एक बड़ा सेमिनार बुलाया और उस सेमिनार में वो दस्तावेजों की जो जेरोक्स कॉपीज थी उन नेताओं के बीच में बांटी गई। वहां पर सुनील जाखड़ ने, जो कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने मेज पे 3 बार हाथ मार कर, 3 बार मुट्ठी मार के कहा MSP गई, MSP गई, MSP गई। देखिए ये स्थिति है। राजोवाल उसके जरिए बताते हैं कि इन कानूनों को बनाने में सरकार और सरकार के विशेषज्ञों का उतना हाथ नहीं है जितना कारपोरेट पूंजी और उसके विशेषज्ञों का हाथ है। ये बार बार किसान नेताओं का आरोप भी है कि जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, चाहे अशोक गुलाटी हो जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी में नामित हैं, चाहे वो अनिल घनबत हो, ऐसे किसान नेता जो उस कमेटी में हैं या ऐसे कुछ किसान नेता जो सरकार से मिलते रहे, वो कॉरपोरेट कंपनियों के कृषि में, फूड चेन में उनकी एंट्री के पक्षधर रहे। और इस उनका तर्क 91 का जो उदारवाद था और किस तरह से कृषि के सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आए, कृषि के सेक्टर में नए औजार आए, कृषि के सेक्टर में गेहूं चावल के अलावा बाकी कैश क्रॉप बोए, ये सब लोग मिलकर कहीं न कहीं सरकार ने इस तरह से सोचा कि ये कानून बने। लेकिन अब जो आपने जिक्र किया, सही बात है कि किसान नेता इन तर्कों, महत्वपूर्ण भाषण है, सही बात, मेरे महत्वपूर्ण भाषण है और उस भाषण का जो टेक्स्ट है, उस भाषण का जो पार्ट है, मुझे लगता है उसको ट्रांसक्राइब करके बाकायदा उसको प्रकाशित होना चाहिए, क्योंकि वो एक इस देश के सबसे बड़े किसान नेताओं में से एक, जो बहुत बुजुर्ग भी हैं, बहुत तजुर्बेकार हैं, उनका चश्मदीद, उनका अपना निजी तजुर्बा है, चश्मदीद बयान है और वो उनका क्लिप, उनका वीडियो क्लिप घूम रहा है, उसको लाखों लोग देख चुके हैं। आज तक सरकार की तरफ से उसमें जो तथ्य बताए गए हैं, कौन क्या बोला, सरकार क्या बोली, CEO लोग क्या बोले, वो लोग क्या बोले, आज तक उसका कोई खंडन नहीं आया है। इसका मतलब यह है कि उस वीडियो में कही गई सारी बातें सही हैं और सरकार के पास ये नैतिक साहस नहीं है कि वो उसका खंडन करे। अगर ये स्थिति है तो इन कानूनों को सरकार को फौरन वापस ले लेना चाहिए। ये पूरी पोल इन कानूनों की खुल चुकी है। मैं ये नहीं कहता हूँ, कारपोरेट लोग हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं है। कारपोरेट पूंजी हिंदुस्तान में ही लगेगी, वो खेती में भी लगेगी, उद्योग में भी लगेगी, सर्विस सेक्टर में भी लगेगी, बैंक भी बनाएगी, खेती भी कर सकती है और वो फैक्ट्री भी डाल सकती है। इसमें कोई बुरी बात नहीं है अपने आप में। सवाल ये है कि उसकी शर्तें क्या होंगी, ये तय होनी। खेती का क्षेत्र उद्योग के क्षेत्र से अलग है। किसान मौसम के अनुसार खेती करता है। दोनों ही हालतों में अगर फसल बहुत ज्यादा हो जाए तब भी उसको नुकसान होता है और फसल कम हो तब भी उसको नुकसान होता है। इसलिए उसको हमेशा दाम के प्रोटेक्शन की, दाम की सुरक्षा की जरूरत होती है। इसीलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, अधिकतम समर्थन मूल्य नहीं,
न्यूनतम समर्थन मूल्य का जो कंसेप्ट है, क्या अवधारणा है, वो इसलिए वो अवधारणा आती है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। खेती का बाजार अलग तरीके का बाजार है। वो ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज बनाई फैक्ट्री में, उसमें मार्कअप के जरिए आप उसका दाम तय कर देते हैं। दाम में आप ये तय करते हैं कि भाई सेल भी करनी पड़ेगी, अगर उसे 40% सेल पे भी बेचेंगे तब भी हमें उसमें मुनाफा हो जाए। ये किसान और खेती से होने वाली उपज के लिए नहीं किया जा सकता, उसकी सेल नहीं लगाई जा सकती। अगर गलट आएगा, यानी उपज बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो वो चीज फेंकेगी। अगर बहुत कम उपज होगी तो भी किसान को नुकसान होगा। तो किसान दोनों तरफ से मारा जाता है। इसीलिए सारी दुनिया में, भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में उसको हमेशा ही दामों की सुरक्षा की, आमदनी की सुरक्षा की आवश्यकता होती है। अभी स्पेन में एक नया कानून आया है कि अगर एमएसपी से कम में अगर फसल खरीदेंगे तो उसमें 90,000 यूरो तक का अधिकतम जुर्माना है। 5,000 10,000 यूरो तो है ही। इतना जबरदस्त किसानों के हितों में वो कानून है। दुनिया के और कुछ देशों हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो इस पक्ष में थे। 2011 में। हाँ, जब स्पेन में जिस तरह का कानून आया है उस तरह का कानून भारत में भी बनना चाहिए। लेकिन अब पता नहीं वो उसके कारण क्या है, हम सब लोग इस बात को जानते हैं, कभी उस पर बहस की आवश्यकता नहीं है। मेरा कहना यह है कि सरकार ने ये कानून बनाए, कानून बनाने की प्रक्रिया गलतियों से और अलोकतांत्रिक तौर तरीकों से भरी हुई थी। इस आंदोलन ने पूरे इस उस पर्दा पूरा फाश कर दिया है। सरकार को लग गया है कि वो इन कानूनों को लागू नहीं कर सकती। अब आप कल्पना कीजिए, अगर मान लो किसान सरकार की बात पे मान जाते हैं कि 2 साल तक इन कानूनों का कार्यान्वयन स्थगित रहेगा, तो 2 साल बाद क्या होगा? 2 साल बाद 2023 हो गई, यानी 2024 का चुनाव सिर पे खड़ा होगा। कोई सरकार इतने विवादास्पद कानूनों को जो चुनाव सिर पे खड़ा हो लागू नहीं कर सकती। यानी सरकार ने मनी मन मान लिया है कि ये कानून लागू नहीं हो सकते हैं। बस केवल फर्क ये है, सरकार के मंत्री चिरौरी करते हुए किसान नेताओं से कहते हैं, लगभग चिरौरी की मुद्रा में, अरे भाई आप वापस लेने की बात मत कीजिए, आप जितने संशोधन बताएं वो उतने संशोधन कर देते हैं, गलती हो गई है, अब हम वापस नहीं ले पाएंगे, नाक कट जाएगी पूरी तरीके से, हम हार ही नहीं मानेंगे इसको। तो ये बिल्कुल सीन ऐसा है कि एक पहलवान मुंह के बल पड़ा हुआ है अखाड़े में, दूसरा पहलवान उसके ऊपर सवार है और लगातार उसकी गर्दन पर रद्दे दे रहा है, बस चित्त नहीं हो पा रहा है। रेफरी जो है ना, वो ये नहीं कह रहा है कि कुश्ती का फैसला हो गया। इसलिए ये बिल्कुल तय है, सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे है, मनी मन उसने पराजय स्वीकार कर ली है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि अब नाक कटाए बिना हम इस जो ये कुश्ती जो है उसको खत्म कैसे करें, और ये हम हारे हुए भी नहीं लगे, भले हार जाएं। अरुण पांडे, चूंकि हम लोग चूंकि कई जगह गए साथ में, मुजफ्फरनगर, बड़ौत, बागपत, कई जगह हमने खेतों में जाकर भी देखा कि जो एमएसपी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी, जैसे नारे प्रधानमंत्री देते हैं संसद से लेकर रैलियों में, उसकी हकीकत हमने देखी कि कैसे एमएसपी नहीं मिलती। और ये तो शांता कुमार की रिपोर्ट 1000 बार लोग जिक्र कर चुके हैं, 100 दिनों में 6% फसल बिकती है। अब सवाल उठता है कि यहाँ से जो आंदोलन का रास्ता है, अब ये अभय दुबे ने कहा कि सरकार हारते हुए नहीं दिखना चाहती है, इसलिए एग्जिट रूट सरकार भी खोज रही होगी। आंदोलनकारी किसान नेता को भी लगता है कि जो इनकी मांग है वो पूरी हो तब वापस लौटे। क्या दिखता है, सरकार लगता है कि कोई इसके अलावा बढ़कर कोई दूसरे प्रस्ताव की तरफ जाएगी? देखिए, पहली बात तो अजय जी है कि ये सरकार 3 अटेम्प्ट की इस सरकार को इस आंदोलन को खत्म करने या कमज़ोर करने के लिए। एक शुरुआत में किया, एक 26 जनवरी को किया, और एक उसके बाद लगातार हफ्ते भर तारबंदी और ये करके कि इनकी सप्लाई चेन को तोड़ दिया जाए। ये तीनों प्रयास उनके असफल हो गए। सब कुछ करके देख लिया। अब ये बात तय है कि इस आंदोलन में एक नई ऊर्जा, उनके खत्म करने की तो बात छोड़िए, एक नई जान आ गई। धीरे धीरे इसका ये और कंसोलिडेट हुआ और इसका विस्तार हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में एक नई जमीन अब तलाश रहा है। हरियाणा के भी उन इलाकों में पहुंच रहा है जहां नहीं था, तो और ये रुकने वाला नहीं है। तो ये बात सरकार भी क्लियर है। अब सवाल ये उठता है कि अब इसके आगे, लेकिन एक बात मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि जिस तरह से किसान बैठे हैं तीनों बॉर्डर पे, उससे सरकार को तत्काल कोई बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं महसूस हो रही है। और आपको याद होगा कि 26 जनवरी के बाद एक तुरंत का ही कॉल था किसान आंदोलन का, 1 फरवरी को संसद घेरने का। वो घेरने का नहीं था, संसद मार्च का पैदल मार्च था, जो 26 जनवरी के तुरंत बाद अगले ही दिन उन्होंने वापस ले लिया। वो बहुत बड़ा होता, लेकिन उस 1 मार्च को, 1 फरवरी को वो नहीं हुआ।
अब सवाल उठता है कि क्या आगे फिर पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो रहा है 8 मार्च को, और जो हमको जानकारी मिली है कि 9 मार्च को किसान मोर्चा की एक संयुक्त बैठक बड़े लेवल पे हो रही है। तो मुझे लगता है कि किसान आंदोलन एक बार और संसद तक अपनी बात पहुंचाने का कोई अभियान अनाउंस करेगा, उसमें गोलबंदी उसके जरिए होगी, और ये सड़क पे बैठने के साथ साथ आंदोलन को और व्यापक बनाने के तरीके ढूंढने के प्रयास होंगे। चलिए, लेकिन सवाल वही है, आता हूं आपके पास। सवाल वही है कि आज जैसे केएमपी को जाम किया किसानों ने करीब करीब 5 घंटे, जो टिकरी बॉर्डर के पास भी, यहाँ डासना के पास जो गाजीपुर के किसान थे वो डासना गए, और सिंगू बॉर्डर के किसान कुंडली के पास जो केएमपी पेरिफेरल है उसको जाम किया। अब ये सांकेतिक एक तरह से है, क्योंकि आगे किसान आंदोलन को बनाए रखने, इनको किसानों को, आंदोलनकारी किसानों को इंगेज रखने के लिए नए नए प्रोग्राम्स का ऐलान है। लेकिन एक बात इन्होंने कही कि सरकार को लगता है कि बैठे रहें। मुझे भी लगता है कि जो अभी रवैया है कि वो उनके हाल पर छोड़ दिया, लेकिन सिर्फ इतना नहीं है। अगर इतना होता तो अमित शाह संजीव बालियान जैसे लोगों के साथ मीटिंग करके और संजीव बालियान मुर्दे जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा झेलते हुए गांव में नहीं भटक रहे होते। लेकिन सवाल यही है अभय जी कि क्या सरकार पीछे जाएगी? मैं तो इसका जवाब तलाशने की कोशिश कर रहा हूं, हालांकि इसका जवाब किसी के पास नहीं है। इन चीज़ों के बिल्कुल ठीक ठीक काले सफ़ेद में और माइनस प्लस में जवाब नहीं होते, लेकिन जो भविष्य की रणनीति सरकार की है वो मुझे कुछ थोड़ी दिखाई पड़ रही है, वो मैं आपके सामने बयान करना चाहूँगा। वो ये है कि बंगाल का चुनाव आ रहा है। इस सरकार में एक 2015 आपको याद होगा, 2015 में दिल्ली का चुनाव भाजपा बुरी तरह हार गई थी, उसके बाद में बिहार का चुनाव बुरी तरह हार गई थी, भाजपा में भगदड़ मच गई थी। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता, किसी तरह प्रबंधन करते रहे राजनीति का, उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता। उससे सरकार को एक नई ऊर्जा मिली, और उसके बाद से मोदी ने और सरकार ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बंगाल का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, मैं अगर लगा रहा हूं इन्वर्ट कॉमा में, बंगाल का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो उसे एक बार फिर वैसा ही राजनीतिक उछाल मिलेगा जैसा उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने से मिला था। इस आंदोलन की वजह से जो ठंडक आ गई है भाजपा की और उसकी जो अथॉरिटी को रोज दिल्ली के 3 बॉर्डरों पर चुनौती प्राप्त हो रही है, उसके बाद सरकार फिर से कमर कस के किसी नए पैंतरे के साथ सामने आएगी, क्योंकि उसे लगेगा कि अब हमारी राजनीतिक साख एक बार फिर से ऊंची उठ गई है। हमने किला फतह कर लिया, हमने ऐसा किला फतह कर लिया है जहां पे 5 साल पहले हम पैर भी नहीं रख पाते थे। मतलब उत्तर प्रदेश में बताएंगे कि देखो हम कितने लोकप्रिय हैं, बंगाल से बेदखल हम कितने लोकप्रिय हैं। और असम का चुनाव भी मान लीजिए उन्होंने जीत लिया दोबारा, पांडिचेरी में मान लीजिए उन्होंने अपने सहयोगी की सरकार बनवा ली, ये सब सफलताएं हासिल कर ली। तो फिर वो किसान आंदोलन को तितर बितर करने के लिए कुछ नए हथकंडों के साथ सामने आएंगे। इस वक्त सरकार का सारा दिमाग और सारी ऊर्जा वहीं लगी हुई है बंगाल में, सारी एनर्जी उन्होंने वहीं झोंकी हुई है। बंगाल का चुनाव सरकार के लिए वैक्सीन की तरह काम करेगा। बंगाल की जीत सरकार के लिए, अगर वहां नहीं जीत पाई अगर भाजपा, तो और ज्यादा मुश्किल में फंस जाएगी, संकट जो है और ज्यादा गहरा हो जाएगा। तो अभी जिस राजनीतिक संकट का सामना कर रही है, एक तो आर्थिक मोर्चे पर राजनीतिक संकट है, उसके बाद राजनीतिक मोर्चे पे ये किसान आंदोलन की वजह से राजनीतिक संकट है, विदेश नीति के मोर्चे पे चीन के साथ जो मामला फंसा हुआ है उसमें संकट है। इन संकटों का मुकाबला करने के लिए सरकार को एक बड़ी राजनीतिक सफलता चाहिए, उसके लिए वो पश्चिम बंगाल में कोशिश कर रही है। अब देखिए मई के महीने में क्या होगा, उससे भी ये तय होगा इस किसान आंदोलन का भविष्य क्या है। एक बात अभय जी ने कही जो राजनीतिक निहितार्थ है, हालांकि ये भी है कि किसान नेताओं ने अपील की, किसान मोर्चे ने, पहले किसानों का मोर्चा राजनीतिक तौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ किसी रिश्ते और एंगेजमेंट के खिलाफ था, लेकिन अब राजनीतिक दलों ने अलग अलग ढंग से इस मोर्चे की पंचायतों को समर्थन दिया या उनके कार्यकर्ता गए। इस बीच किसान नेताओं ने कहा बीजेपी को हराने के लिए वोट दें, बंगाल जाने वाले हैं। राकेश टिकैत ने कहा मार्च में ही जाएंगे, दूसरे सप्ताह में। हालांकि इन सब का असर क्या होगा, लेकिन अभय दुबे ने जो विश्लेषण किया उसका मतलब होता है। अब जरा मैं सिर्फ किसानों की बात बता दूं
कि जैसे मैं गाजीपुर बॉर्डर पर हूँ, पीछे ये 1-1.5 किलोमीटर तक आपको यहाँ से कतार दिख रही होगी। हमारे सहयोगी आपको अभिषेक दिखाएंगे, शाम का वक्त है। ये देखिए यहाँ किसानों के जो तंबू कना टेंट है, नीचे चहल पहल है, और ये स्टेज पीछे है जहाँ से स्टेज से किसान अभी दिन भर वहाँ भाषण चलता है और उसके बाद अपने टेंट तंबू में वापस लौट रहे हैं। टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर की अगर बात करेंगे, टिकरी बॉर्डर पर तो करीब करीब 16 किलोमीटर लंबी कतार है और उन्होंने ऐसी जबरदस्त तैयारी कर ली है कि चाहे मई और जून की गर्मी हो, चाहे जुलाई अगस्त की बरसात हो, हर मौसम को झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो अगर किसी को लगता है कि किसान हट जाएंगे, किसान थक जाएंगे, तो वहां की तस्वीरें इस बात का गवाह है। सरकार शायद पहले ये भी सोच रही होगी, किसी ने, मोदी सरकार ने कल्पना नहीं की होगी कि सरकार की उस लोकप्रियता या वो गुब्बारा जो आसमान में उड़ रहा है, उस गुब्बारे में पलीता लगाने के लिए ऐसे किसान आ जाएंगे और आकर 100 दिन टिक जाएंगे। लगा होगा आएंगे, थकेंगे, बारिश होगी, मौसम खराब होगा, सर्दी होगी और थक के वापस जाएंगे। मोदी को इसका अंदाजा नहीं होगा, मोदी की मशीनरी को, कि ये किसान इस तरह से चुनौती देंगे और ये 100 दिन यहाँ तक पहुंचेंगे। अजीत, मोदी जी तो बहुत बड़े आदमी हैं। 2 बार देश में वो पूर्ण बहुमत की सरकार बना चुके हैं और जाने कितनी जगह उनके नाम पे बहुत लाखों करोड़ों वोट मिलते हैं। तो वो अगर ऐसा सोच रहे थे तो मैं एक बार कहूंगा कि वो ऐसा सोचने का उन्हें अधिकार था। मेरे जैसा व्यक्ति, मैं आत्मालोचना करूंगा, मेरे जैसा व्यक्ति ये नहीं मानता था कि इतने दिनों तक किसान टिके रहेंगे। जब किसान कहते थे कि हम इसी ट्रॉली में अपना समय गुजार देंगे, हम इसी में, हमने सब पूरा इंतजाम करके आए, हम 6 महीने का राशन लेके आए हैं, तो मैं इन सब बातों को थोड़ा मुस्कुरा कर सुनता था। मुझे यकीन, क्योंकि इस तरह का किसान आंदोलन कभी इस देश में हुआ नहीं है ना, इन किसानों ने भी नहीं किया है। महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन भी इस प्रकार का नहीं था, 6-7 दिन चला था, वोट चलता था। ये बहुत लंबा किसान आंदोलन है। आप देखिए, आप जो सरदार पटेल के नेतृत्व में आंदोलन जो हुआ था, या गांधी जी के और दूसरे इस तरह के बड़े आंदोलन हुए हैं, वो भी इस तरह के नहीं थे। इसीलिए मैं कहता हूं, इस आंदोलन का विशेष रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता है कि वे कौन सी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, धार्मिक शक्तियां हैं जो इस तरह के आंदोलन को टिकाए रख सकती हैं। टिकाऊपन और दृढ़ता, ये राजनीतिक मोर्चों को जीतने के लिए एक अनिवार्य शर्त है और इसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ वाले और भाजपा वाले अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन एक आध 2-3 महीने नहीं, कई वर्ष चलाया है उन्होंने। आरएसएस 90 साल से ऊपर चुपचाप इस देश की धरती पे काम कर रहा है। भाजपा की 2 सीटें थी, वहां से सफर करते करते कहां तक आ गए आप देखिए। तो वो टिकाऊपन और दृढ़ता का मतलब जानते हैं। इसलिए अब सबकी समझ में आ रहा है कि जो उनकी खूबी है वही इन किसानों ने दिखाई है, ये खूबी इनके अंदर भी है। और ऐसे टिकाऊपन और दृढ़ता वाले लोग जो हैं, वो राजनीतिक मोर्चा हारते नहीं है। अब ये आगे वक्त तय करेगा, लेकिन हाँ, ये सही है कि अगर आप किसान मोर्चे पर जाएं तो ऐसे किसान आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि हम हर हाल में जीत कर जाएंगे। मैं अपनी बात कहूं कि 100 दिन में अगर 2-3 हजार किसानों से मैंने बात की, मुझे आज तक एक भी किसान नहीं मिला जो किसी भी तरह की मुश्किल से 2-4 होने के बाद भी हताश हो और निराश होकर इस आंदोलन को समेटने की बात कर रहा हूं। अरुण पांडे जी, जो बात इन्होंने की वहीं से बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, इतिहास बनते हम सब देख रहे हैं, इतिहास का जिक्र इन्होंने भी किया कि 300 से ज्यादा सीटें पाने वाली बीजेपी, 350 सीटों वाला एनडीए, मोदी जैसी लोकप्रियता वाला नेता और 40 किसान नेता, जिसमें बलबीर सिंह राजेवाल हैं, जोगिंदर सिंह उग्राहा हैं, ये राकेश टिकैत हैं, पंजाब के 2-3 और नेता हैं, दर्शन पाल हैं। इन सब का भी नाम हम लोग उस तरह से नहीं जानते थे, अगर ईमानदारी से बोले, 100 दिन पहले। लेकिन इन लोगों ने अगर देश की राजनीतिक सत्ता को इतनी बड़ी चुनौती देकर 100 दिन तक यहाँ टिके हैं, तो ये लग सकता है कि ये 1-2 साल टिकेंगे। और एक बात और बीच में सिर्फ बोल दूं कि जब सिख और पंजाब के किसानों से मिलेंगे तो सबके पास पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन जो 1907 का है, अजीत सिंह का, उसकी मिसाल देते हुए, भगत सिंह के चाचा का मिसाल देते हुए 9 महीने 17 दिन के उस आंदोलन का जिक्र करते हैं। तो उनकी मनोदशा जहन में ये है कि हमारे पुरखों ने आज से 112-13 साल पहले 9 महीने का आंदोलन किया, तो हमें तो ये अभी 3 महीने हुए। तो अच्छी उपमा दी है आपने, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। सिग्निफिकेंट, हर नेता, हर किसान, अभय जी, आज भी मैं मिला, वो बोलता है 9 महीने 17 दिन चला जी, 100 साल पहले 1907 में, सबको कंठस्थ है। तो अभी तो 100 दिन हुआ जी, हम तो बैठेंगे। कई लोगों को हम लोगों ने देखा भी घूमते समय सिंघू और टिकरी बॉर्डर पे कि उनकी किताब भी वो पढ़ते दिखे, और अजीत सिंह की, और उनकी जीवनी, और पूछने पे वही कहते थे
वो सारे लोग। तो ये देखिए, और धीरे धीरे जो व्यवस्थाएं दिख रही हैं उससे ऐसा लग रहा है कि ये गर्मी का ही सिर्फ इंतजाम नहीं हो रहा है, ये बरसात के लिए भी लड़ने का पुख्ता इंतजाम शुरू हो गया है। तो 2 मई के बाद की तस्वीर, जैसा अभय जी अभी कह रहे थे, जो भी होता है, इस आंदोलन को हटाना सरकार के लिए इतना आसान नहीं है अब, क्योंकि इस आंदोलन की जड़ें अब थोड़ा नीचे तक पहुंच गई हैं और जगह जगह ये, और हर जो भी आरोप अभी तक सरकार लगाती रही, सबसे मजेदार चीज तो ये जो मैंने, वो आरोप भी नहीं लग रहे हैं, वो मैंने फील किया, देखिए मैंने फील किया कि ज्यादातर किसान अब लाल किला हिंसा को भी एक साजिश मानते हैं। हमने गाँव में घूमा तो उन लोगों ने कहा कि ये भी साजिश थी, इसमें हम लोगों का कोई रोल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा जो पूरा उनकी विस्परिंग मीडिया और जो जासूसी कर तंत्र है सरकार का और फैलाने का अफवाह तंत्र, वो सब कुछ नाकाम हो चुका है। तो अब एक मात्र रास्ता है कि पहले 3 कानून वापसी हो और फिर एमएसपी का संघर्ष शुरू हो, क्योंकि देखिए हर बातचीत में हमने पाया है कि किसान अब आगे एमएसपी की बहुत बड़ी लड़ाई मंडियों और लोकल सरकार के दरवाजे पे लड़ने जा रहे हैं। मैं यहीं से लेता हूँ, ये एमएसपी की बहुत बड़ी लड़ाई समझिए 3 कानूनों से बड़ी लड़ाई है। और अगर 6% फसल एमएसपी पर बिकती है, हम सब लोग एमएसपी जानते थे, लेकिन आज हर किसान 23 फसलों की कीमत, हर घर का बच्चा और मेरे ख्याल से जो इससे दूर है वो भी एमएसपी पर बात करने लगा और उसको ये लगने लगा कि एमएसपी हमारा हक है। अगर हमारी फसल 1888 की है और 1975 का गेहूं है तो हम 1200 में क्यों बेच रहे हैं। इस किसान आंदोलन की बड़ी कामयाबी है कि हर किसान को जो औने पौने में फसल बेचता है उसके जहन में बात घुसा रहा है कि तुम बर्बाद हो रहे हो, एमएसपी तुम्हें नहीं मिल रही। तो यहाँ से इसका ये एक पुनर्जागरण भी है। और एक छोटी सी टिप्पणी आप जरूर करिएगा, इस सरकार का ये अहंकार और गुरूर है, उन्हें लगता है बहुसंख्यक हमारे साथ है, सोशल मीडिया हमारे साथ है, पूरी मीडिया हमारे साथ है, तो चलो ये बैठे हैं, इनकी आवाज भी बुलंद नहीं हो रही है, चैनल पर लगभग ये ब्लैकआउट है 26 तारीख के बाद, तो चलो हम इनकी तरफ से बेपरवाह होते हैं। देखिए, मैं आपकी बात के जवाब में 2 बातें कहूंगा। पहली बात तो यह है कि बलबीर सिंह राजोवाल का वो जो भाषण है वो अपने आप में एक गेम चेंजर है जानकारी के लिहाज से। उस भाषण में एक बात और कही गई थी जो आपके सवाल से मिलती है। उनका कहना है कि हरियाणा और पंजाब में ये जो मंडी सिस्टम है या जो मंडी सिस्टम था जिसको सरकार कमजोर करके खत्म कर देना चाहती है, ये मंडी सिस्टम इस दुनिया का एक अनूठा किस्म का कृषि बाजार था। भारत में भी अनूठा था और दुनिया के पैमाने पर भी अनूठा था। सरकार और कॉर्पोरेट पूंजी की योजना ये थी कि इस कृषि बाजार को तोड़ दो। अगर ये कृषि बाजार नष्ट हो जाएगा तो फिर किसानों के पास पैर टिकाने के लिए जमीन ही नहीं रहेगी, फिर किसान पूरी तरीके से हमारे मोहताज हो जाएंगे। इसीलिए जब ये कहा जाता है कि ये 2 राज्यों के या 3 राज्यों के ही किसान आंदोलन कर रहे हैं, तो उसके पीछे ये भी बहुत बड़ी वजह है। ये दरअसल एक पहले से स्थापित जो एक मंडी प्रणाली है, एक बाजार है, उस बाजार की हिफाजत के लिए भी ये खड़े हुए हैं। उस प्रणाली को बेहतर बनाने की कोशिश अगर की जाती तो शायद किसानों के बीच में कोई नाराजगी ना होती, लेकिन ये तो उस पूरी प्रणाली को समाप्त कर देने का तरीका है और उसकी जगह कोई नई प्रणाली जो कि किसानों के हितों का ध्यान रखती हो, ऐसी किसानों को दिखाई नहीं पड़ रही है। भले ही सरकार कोई भी दावेदारी करती रहे। तो ये एक स्थिति है जो आपने बताया। दूसरा हिस्सा मैंने मीडिया से 1 महीने से ये आंदोलन बाहर है। नहीं, मेरा मानना ये है कि हम लोगों को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए इसको। ये आंदोलन लगातार मीडिया में, मैं रोज सवेरे 10 अखबार पढ़ता हूँ, ये पुराना पत्रकारिता के जमाने का अभ्यास पड़ा हुआ है, और मैं देखता हूँ कि प्रिंट मीडिया में हर दिन भले कोई बड़ी घटना हो रही हो ना हो रही हो, कोई राजनीतिक बेचैनी हो या ना हो, कि प्रिंट मीडिया में आधे पेज का या पौन पेज का की सामग्री इस आंदोलन के बारे में होती है। आज 100 दिन हुए हैं, सारे टीवी चैनल इस आंदोलन के ऊपर कार्यक्रम करने के लिए मजबूर हैं। तो अगर जरा सी भी कोई घटना होगी फिर से टीवी चैनल उसके ऊपर काम करते रहेंगे। दूसरे, ये आंदोलन टीवी चैनलों के समर्थन पर आधारित नहीं है, ये आंदोलन टीवी चैनलों के समर्थन का मोहताज नहीं है, बल्कि टीवी चैनलों के नैरेटिव का काउंटर करके खड़ा हुआ आंदोलन है। मैं खुद राजनीतिक आंदोलन में रहा हूं, आप तो जानते ही हैं। मैं जब किसान नेताओं की भाषा सुनता हूं, उनकी हिंदी सुनता हूं, उनकी पंजाबी सुनता हूं और हिंदी पंजाबी मिली हुई मिश्रित भाषा सुनता हूं, तो उसकी जो सफाई है
उसकी जो तर्क योजना है उसमें नौजवान किसान नेता भी हैं, बुजुर्ग किसान नेता भी हैं, तो मुझे ताज्जुब होता है कि ये राजनीतिक शक्तियां आज तक कहां छिपी हुई थी। आपने ठीक कहा, हम लोग इनको नहीं जानते थे, ये हमारी गलती है। इनमें तो सारे किसान नेता 45 बार जेल जा चुके हैं। अरे जोगिंदर सिंह उग्राहा ऐसे नेता हैं जिनके संगठन में टिकरी पर 2000 महिलाएं बैठी हैं। बरनाला की रैली का वीडियो शायद आपने 10 दिन पहले देखा होगा, और कल भी परसों हजारों महिलाएं आ रही हैं। और ये किसान नेता जो 2-2 लाख की भीड़ जुटाते हैं, राजनीतिक नेता देश में कितने हैं जिनके कहने पे 2 लाख भीड़ जुटे जहां तंत्र नहीं। तो सही बात है कि जमीन के नीचे काम करने वाले लोग। इससे एक और विमर्श में, राजनीतिक विमर्श में एक और जो गलत फहमी थी वो भी दूर हुई है। हम लोग पश्चिमी ज्ञान मीमांसा के प्रभाव में और अक्टूबर क्रांति के बाद जो हुआ था, वहाँ कुलक वाला मामला जो हुआ था वहाँ पे, उसके प्रभाव में इन नेताओं को जो कि बाजार के लिए फसल अपनी पैदा करते थे, कुलक्स की श्रेणी में मानते थे। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टियां जो हैं इन किसान नेताओं के पक्ष में कभी इस तरह के किसान आंदोलनों को धनी किसानों का आंदोलन मानती थी। ये धनी किसानों का आंदोलन नहीं है। इसमें गरीब किसान जो है वो भी एमएसपी से फायदा उठाता है। और जो आप भीड़ देख रहे हैं किसानों की, चाहे वो सिख किसान हो, चाहे वो हिंदू किसान हो, उनकी आप भीड़ देख रहे हैं, उसमें ज्यादातर तो गरीब किसान है। इसलिए ये कहना कि ये अमीर किसानों का आंदोलन है, ये अपने आप में एक गलत बयान है। जब शरद जोशी का आंदोलन चलता था, जब भूपेंद्र सिंह मान का आंदोलन चलता था, जब प्रोफेसर नादनजुआ स्वामी का आंदोलन चलता था, जब महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन चलता था 80 के दशक में, तो हम सब लोग लिखते थे कि ये अमीर, ये खुशहाल किसानों का, बड़े किसानों का आंदोलन है। ये बात सिरे से गलत है। ये बड़े किसानों का आंदोलन नहीं है। ये 3 लाख से लेकर और 10-11 लाख रुपए साल कमाने वाले किसानों का आंदोलन है। ये किसी कीमत पे ये बड़े किसान नहीं हो सकते हैं। सही बात है। क्लोजिंग अजीत जी, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपको एक आंकड़ा मैं बता देता हूँ। ये केंद्रीय कृषि मंत्रालय का है। एमएसपी की जो आप बात कर रहे थे कि बहुत बड़ी लड़ाई, अब आप एक आंकड़ा देखिए। गेहूं की खरीद कुल 43 लाख 35,972 किसानों को ने गेहूं का एमएसपी उन्हें मिला पूरे देश में। और बिहार में आपको पता है सिर्फ 1002 किसानों को, जबकि बिहार में किसानों की तादाद करीब 1,60,00,000 है। अब आप ये कल्पना करिए कि जब ये बात पता चलेगी कि पंजाब और हरियाणा के किसानों को एमएसपी पे उनकी खरीद बिक्री होती है, तो क्या बिहार और यूपी की देर सवेर ये किसान नहीं जागेंगे? वो भी जागेंगे। मुझे लगता है कि इतने बड़े बिहार में अगर केवल 1000 किसानों को एमएसपी मिल पा रही है तो ये बहुत सोचने वाली बात है। चलिए इसको खत्म करते हैं। और इस पर एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था 2 हफ्ते पहले, जिसमें बिहार में गेहूं और धान की खरीद जो होती है औसतन 5 साल का आंकड़ा देखेंगे तो आपको हैरत होगी, जिसका जिक्र अरुण पांडे कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यही खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। और आपको बताएं 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। किसानों के मोर्चे पर बड़ी तादाद में पंजाब से महिलाएं चल चुकी हैं। पंजाब के, हरियाणा के अलग अलग इलाकों से लगातार आप वीडियो के जरिए उन महिलाओं के मोर्चे के बारे में भी जानकारी देखते रह सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हुए नमस्कार।